आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। खबर का टुकट स्पेशल में सबसे पहले आपको दिखाते हैं मदरसे से जुड़ा हुआ वो सनसनीखेज खुलासा जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर जिहादी कनेक्शन की तस्दीक करता है। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आया कि भारत नेपाल बॉर्डर पर तेजी से मदरसों की तादाद बढ़ रही है और इन मदरसों में सलाफी विचारधारा का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये मदरसे आतंक की पनाहगाह बन रहे हैं और इन्हीं मदरसों के जरिए जिहाद और कट्टरपंथी तत्व हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है बॉर्डर पर बने इन मदरसों का जिहादी टेरर कनेक्शन? देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सबसे पहले। परसा, कपिलवस्तु, सुनसरी और बारा और ना जाने कितने ऐसे मदरसे जिन्हें आंखों में धूल झोंक कर खड़ा किया गया और भारत नेपाल बॉर्डर पर ऐसे ही मदरसे बन गए हैं कट्टरपंथ का नया ठिकाना। इन मदरसों की दीवारों के पीछे यासिन भटकल जैसे देश के दुश्मन छिपे। इन मदरसों के रिश्ते मुंबई के गुनहगार हाफिज सईद से निकले और इन मदरसों की जमीन पर ही जिहादी कट्टरपंथ की अगली पौध को पानी दिया जा रहा है। कट्टरपंथ और टेरर मॉड्यूल से मदरसों के कनेक्शन का सच खोद निकालने के लिए न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर्स ने भारत नेपाल बॉर्डर पर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। इन मदरसों और जिहादी तत्वों की पड़ताल में दो नाम उभर कर सामने आए हैं, दावत इस्लामिया और इस्लामी संघ नेपाल। दावत इस्लामिया भारत नेपाल बॉर्डर का एक ऐसा इलाका जहां से भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। और इसी बॉर्डर के जरिए सालों से आईएसआई और डी कंपनी हिंदुस्तान में आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब हम नेपालगंज में दावत इस्लामिया के मदरसे तक पहुंचे तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दावत इस्लामिया का हेडक्वार्टर कराची में है और इसके लश्कर तोयबा से रिश्ते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये मदरसा नेपाल में पाकिस्तानी एम्बेसी के इशारों पर काम करता है। यहाँ जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले मौलवी पाकिस्तान से आते हैं और मदरसे का पूरा कंट्रोल भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ में है। जैसे ही भारत का बॉर्डर पार करते हैं, आप बॉर्डर पार कर बहराइच का रुपैया बॉर्डर पार कर यहाँ पहुँचते हैं। ये वो सबसे बड़ा मदरसा है यहाँ उस समय जहाँ आपको, अगर हम लोग यहाँ नेपालगंज में हैं, यहाँ से दिखेगा कि ये मदरसा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मदरसा वो है जहाँ पाकिस्तान से लगातार आईएसआई के लोग, इसको पढ़ाने वाले लोग। इस्लामी संघ नेपाल बॉर्डर पर अचानक मस्जिद और मदरसों के निर्माण की खबरों को टटोलते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने एक और संगठन की पड़ताल की। इसका नाम है इस्लामी संघ नेपाल। इस्लामी संघ नेपाल बॉर्डर एरिया में कई मदरसे और मस्जिद चलाता है और जब इसका बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने इस्लामी संघ नेपाल के मदरसों को अड्डों की तरह इस्तेमाल किया था। यासिन भटकल, अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर, आरिफ मोहम्मद उर्फ जुनैद इंडियन मुजाहिदीन के ये वो दहशतगर्द हैं जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों में बम धमाकों को अंजाम देने के बाद इस्लामी संघ नेपाल की पनाह में नेपाल में छिपे थे। आपको याद होगा यासीन भटकल जो है उसका भी इसी तरह से संबंध रहा था और इन संस्थाओं के संबंध न केवल पीएफआई से हैं, आईएसआईएस से भी इनके संबंध रहे हैं और ये सारी इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1941 में नेपाल में पहला मदरसा खुला था और आज नेपाल में तकरीबन 1000 मदरसे हैं। इतनी तेजी से मदरसों की तादाद बढ़ना और फिर मदरसों का टेरर कनेक्शन सामने आना, इसके बाद से एजेंसियों की नजर भारत नेपाल बॉर्डर पर बने मदरसों पर टिक गई है ताकि पता लगाया जा सके कि मदरसों के अंदर कट्टरपंथी जिहाद का जहर फैलाने वाले किरदार कौन हैं। टीम न्यूज नेशन। नेपाल में मदरसों पर शक की सुई घूम रही है तो महाराष्ट्र के नालासोपारा में गौरक्षक पर हुए हमले ने
कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जिस तरह पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी, ठीक उसी तरह नाला सोपारा में गौरक्षक पर हमला कर दिया गया। उन्मादी भीड़ ने गौरक्षक को इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। पालघर पार्ट 2 यही नाम दे रहा है बजरंग दल नाला सुपारा में हुई मॉब लिंचिंग को, जिसके चलते एक गोरक्षक अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। जिस तरह पालघर में साधु भीड़ के निशाने पर आए थे, उसी तरह नाला सुपारा के बुरहान चौक पर एक गोरक्षक भीड़ के अंधे जुनून का शिकार बन गया। पालघर की ही तरह नाला सुपारा में भी पुलिस देखती रह गई और भीड़ ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मैं सर पे किसी सामान से सर पे मारा, सर मेरा सूज गया यहाँ पे पूरा। मुक्के उत्ते से मार के मेरे पसली के नीचे की जो हड्डी है वो पूरी फ्रैक्चर कर दी, यहाँ पे निशान भी है। तारीख 18 अक्टूबर 2020, देर शाम का वक्त। बजरंग दल के गौरक्षक राजेश पाल ने पुलिस को बुरहान चौक में एक बैल और बछड़े को लेकर सूचना दी। राजेश ने पुलिस को कहा कि उसे शक है कि स्थानीय लोग गौकशी कर देंगे, और जब राजेश बुरहान चौक पहुंचता है तो वहां मौजूद भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। आपको हम इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये वही इलाका है। रविवार रात 8 बजे राजेश पाल 3 पुलिस वालों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। उनके पास ये जानकारी थी कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से गौ वंश की तस्करी की हुई है और इसी वजह से पुलिस के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। मॉब जो है वो जमा हो गई और धीरे धीरे मॉब ने एकदम से राजेश पाल पर हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग की इस वारदात में नया ट्विस्ट आया अवैध बूचड़खानों के इल्जामों से, जिन्हें लगाया बजरंग दल ने। दूसरी तरफ स्थानीय निवासी भी पूरा जोर लगाकर डट गए इन इल्जामों को बेबुनियाद करार देने के लिए। उस समय भी उसका आश्वासन दिया गया था कि इसके बाद में कभी भी गौवंश हत्या नहीं होगी और जो भी गौ पकड़ना है उसमें हम सहायता करेंगे। उसके बाद भी आज सालों साल ये जो हो रहा है, इसमें आज तक सहायता क्यों नहीं हो रही है, ये हमारी मांग है। इसलिए स्लॉटर हाउस जितने भी है उतने बंद हो जाए। इतना बड़ा इशू किस बात पे हुआ? एक जानवर के ऊपर से ना, कि जानवर क्या है, कि जानवर की तस्करी की थी। ये बातों के लोग ने क्या है, गाय का लोग ने बताया। वो जानवर क्या गाय था? गाय भी नहीं था, एक खाली बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा छोड़ दिया यहाँ पर। और जिसने पाला था वो आशु टेंडल करके, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया, बोल के वो अपने पूरा एक्सेप्ट किया उसने कि मेरा जानवर है। इल्जाम लगे, वार पलटवार हुआ और सवाल उठे, क्या वाकई बुरहान चौक पर गौकशी की जा रही थी? क्या हड्डी गली अवैध बूचड़खानों का अड्डा है? और अगर नहीं तो फिर एक गौरक्षक की मॉब लिंचिंग क्यों हुई? मूसा मुजाहिद और शौकत ने राजेश पाल पर हमला क्यों किया? अवैध बूचड़खाने हैं या नहीं? गौकशी की गई या नहीं? ये जांच से साफ हो जाएगा। लेकिन एक सवाल जस का तस बरकरार है, क्या भीड़ तंत्र इतना ताकतवर हो गया है कि खाकी भी उसके सामने कमजोर साबित हो जाती है? मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। सरहद पार नापाक पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान को सुलगाने की फिराक में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी एक बार फिर पठानकोट जैसे हमले को अंजाम देना चाहते हैं। यानी आतंकियों के टारगेट पर भारतीय सेनाओं का कोई बेस हो सकता है। इस हमले की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में बैठे एक आतंकी को दी गई है, जिसे टेरर सर्कल में मौलाना कहा जाता है। क्या है पाकिस्तान का प्लान पठानकोट पार्ट 2 और कौन आतंक का ये मौलाना है? जानने के लिए अगली स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जब पस्त हुए इमरान तो फिर जागा आतंकिस्तान। बाजवा का टेरर प्लान, टारगेट पर हिंदुस्तान। कश्मीर में आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हर पाकिस्तानी आतंकी के नाम की गोली निकलती है और आतंक का यह दानव कब्र में मौत की नींद सो जाता है। एलओसी पर तैनाती और तैयारी इतनी चाक चौबंद है कि घुसपैठ तो दूर की बात, पाकिस्तान से हथियार लेकर आ रहे ड्रोन भी एलओसी को पार नहीं कर पा रहे। इसी फ्रस्ट्रेशन, इसी टेंशन के चलते इमरान और बाजवा के आतंकी दिमाग से निकला पठानकोट पार्ट 2 का प्लान। पाकिस्तान का टेरर प्लान नंबर 1। मीडिया रिपोर्ट्स में खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और आतंकी संगठन पठानकोट की तर्ज पर भारतीय सेना के किसी और बेस को निशाना बनाने की फिराक में है।
सामने आई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के महीने में ऐसे अटैक को अंजाम देने की साजिश रची गई और मुमकिन है कि आतंकी संगठन राजस्थान में सेना के किसी बेस पर हमले की कोशिश करे। पाकिस्तान का टेरर प्लान नंबर 2। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सेना के बेस के साथ ही साथ त्योहारों के सीजन में राजधानी दिल्ली में भी आतंकी हमले की साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो सकती है। अफगानिस्तान में जैश के बड़े कमांडर को दिल्ली में टेरर अटैक की जिम्मेदारी दी गई है और इस आतंकी का कोड नेम मौलाना है। राजस्थान टू दिल्ली। पाकिस्तान ने टेरर प्लान तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन इमरान और बाजवा एक बार फिर भूल गए कि इस बार मुकाबला नए हिंदुस्तान से। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान देख चुका है। इस बार किसी नापाक हमले को अंजाम दिया तो पाकिस्तान की बर्बादी के कागज पर इमरान खुद दस्तखत कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, तो दूसरी ओर इमरान का लालच दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के बीच एटम बम को लेकर सीक्रेट डील हो सकती है और डील में पैसे के लिए पाकिस्तान से तुर्की को एटम बम बनाने की तकनीक हासिल हो सकती है। कंगाल खान का निकला दम, तुर्की को बेचेगा एटम बम। एर्दोगान के सर पर बारूदी सनक सवार, फैलेगी अशांति, मचेगी चीख पुकार। पाकिस्तान निभाएगा तुर्की से यारी, अब दुनिया में मचेगी एटमी तबाही। इमरान नियाजी खान पाकिस्तान का एक ऐसा वजीर आजम जिसने न सिर्फ मुल्क को कंगाल किया बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की औकात कौड़ी के भाव के बराबर कर दी। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन दो मुल्क ऐसे हैं जो आतंक के खान पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। एक चीन और दूसरा तुर्की। चीन की जी हुजूरी में इमरान खान पहले से तैनात थे और अब तुर्की की गुलामी भी इमरान ने कबूल कर ली है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच सीक्रेट एटमी डील हो सकती है। इस डील के तहत तुर्की को पाकिस्तान एटम बम बनाने की तकनीक दे सकता है और एवज में तुर्की कंगाल इमरान का मुंह पैसे से भर सकता है। 2 दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इशारा किया कि दुनिया में तुर्की के दखल बढ़ाने के लिए एटमी ताकत हासिल करना जरूरी है और माना जा रहा है कि तुर्की की इसी जरूरत को भिखारी खान पूरा कर सकते हैं। अगर इमरान ने इस गुनाह को अंजाम दिया तो ये दुनिया के लिए तबाही का सिग्नल होगा। इस वक्त दुनिया के 3 फ्लैश पॉइंट्स में तुर्की का दखल है। ये फ्लैश पॉइंट्स हैं सीरिया, अजरबैजान और ग्रीस। ऐसे में अगर एर्दोगान के हाथ एटमी ताकत आती है तो वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि इस नापाक मुल्क ने कफन बेचकर तिजोरी भरी। उत्तर कोरिया से लेकर ईरान तक पाकिस्तान ने ही गैरकानूनी तरीके से एटमी तकनीक और सामग्री बेची है। इस बार खरीदार तुर्की है और बिकने को तैयार है इमरान का ईमान। टीम न्यूज़ नेशन। अब हम दिल्ली के बाबा का ढाबा अपने ट्रेंड कराया तो बाबा की किस्मत बदल गई और अब बारी है आगरा की अम्मा की रसोई की। बाबा की बदली किस्मत, अब अम्मा की बारी। बाबा का ढाबा गुलजार, अम्मा की रसोई सुनसान। कहीं खुशी कहीं गम, भगवान दुख कब होगा कम। अम्मा की जिंदगी बेनूर, गुर्बत में जीने को मजबूर।
कुछ ही दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चलाने वाले बाबा ने मुफलिसी देखी तो ऑनलाइन कैंपेन चला और बाबा के ढाबे पर ग्राहकों का मजमा लगना शुरू हो गया। अब सोशल मीडिया पर ऐसी ही अपील अम्मा की रसोई के लिए की जा रही है। इस अम्मा का नाम है भगवान देवी, सालों से आगरा में है। सड़क किनारे इसी फुटपाथ पर लोगों का पेट भर अपनी गुजर बसर कर रही हैं। दाल रोटी सब चूल्हे पर ही बनती है। पास पड़ी चटाई पर बैठकर ही पेट भरना होता है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि अम्मा की रसोई में लोगों का आना कम हो गया। पहले दोपहर भर अम्मा की रसोई पर भीड़ रहती थी, आजकल इक्का दुक्का ही लोग आते हैं। बहुत दिन से चला रही हूँ बेटा वजह यही है कि आजकल तुम्हें मालूम है बेटा तो कोई खाना देता नहीं है, अपना कर रही हूँ और खा रही हूँ मैं। परिवार में 2 लड़का 2 बहू है, कोई नहीं पूछता मुझे। आगरा के सेंट जोन्स चौराहे पर अम्मा की रसोई सुनसान हुई तो कुछ लोगों की नजर अम्मा पर पड़ी। 80 साल की उम्र, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी और इसी हिम्मत को सलाम करते हुए ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ। लोग पोस्ट शेयर करने लगे, ट्वीट्स और रिट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया और जिंदगी की दिक्कतों से 2-2 हाथ करती अम्मा की कहानी हो गई वायरल। लोग दुआ कर रहे हैं जैसे बाबा का ढाबा चल निकला, ऐसे ही अम्मा की रसोई के चूल्हे की आंच भी ठंडी न पड़े। और अब आपको दिखाते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज, जो है कोरोना के बाद पहली बार हुआ हाका, यानी न्यूजीलैंड की रग्बी टीम का मशहूर डांस। कोरोना के चलते रग्बी मैच बंद हो गए और दुनिया इस हाका से महरूम हो गई। लेकिन एक बार फिर से अनलॉक के साथ जब पहली बार स्टेडियम में हाका हुआ तो लोग खुशी से झूम उठे। न्यूजीलैंड के मूल निवासी यानी माओरी कबीले का वॉर डांस है हाका, जो युद्ध में जाने से पहले किया जाता है। लेकिन वक्त के साथ हाका की पहचान बदली और ये बन गया न्यूजीलैंड की रग्बी टीम की पहचान। देश और दुनिया की चुनिंदा खबरें देखिए आपने खबर कट टू कट स्पेशल में। आज के लिए बस इतना ही।